अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी आप शायद सोच रहे होंगे कि एक क्यों, लेकिन ये एक खुशखबरी इतनी बड़ी है कि अपने अंदर 10 से ज़ायद खुशखबरियाँ समोए हुए हैं। पाकिस्तान का 850 अरब रुपया जो हर साल ज़ाया हो रहा था, उसकी बचत होने जा रही है। जी हाँ, 5 अरब डॉलर से ज़ायद रकम को पाकिस्तान अब महफूज करेगा और उसको मुकामी सतह पर इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने पाकिस्तान की शिपिंग पॉलिसी अनाउंस कर दी है। ये बेसिकली है क्या? दुनिया के जितने ममालिक साहिल समंदर पर वाक़ हैं, समंदर उनके लिए आमदन का एक बहुत बड़ा ज़रिया हुआ करता है। हमारी भी 95% बैनुल-अक़वामी तजारत समंदर के ज़रिए ही होती है। लेकिन जुल्म देखिए कि इतना बड़ा मुल्क जिसके पास 1000 किलोमीटर से तवील साहिल समंदर है, उसके पास सिर्फ 11 जहाज़ थे, बहरी जहाज़ कमर्शियल। उसका जुल्म क्या होता था कि हमारी जितनी ट्रेड थी उसके अंदर हमारे जो पाकिस्तानी जहाज़ थे वो सिर्फ 5% हिस्सा ट्रेड किया करते थे, जबकि हमारा 95% कार्गो जो एक्सपोर्ट होता था और इम्पोर्ट होता था, हम बैनुल-अक़वामी बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन्स के ज़रिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। और वो शिपिंग लाइन्स हमारे साथ करती क्या थी? सबसे पहले तो वो हमसे डॉलर्स में पेमेंट लेती थी, जो हमारा नुकसान है। दूसरा, उन शिपिंग लाइन्स पे जो लोग काम करते थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तान को उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता था। हुकूमत ने जो शिपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है, उसके जो चंद चीज़ा नुकात हैं, उनमें से पहला ये है कि जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर अपना जहाज़ रजिस्टर करवाएगा उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स पर छूट दी जाएगी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा उस जहाज़ के पाकिस्तान आने पर किसी किस्म की कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी 10 सालों के लिए। और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि उस जहाज़ को बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने के लिए फ़ौक़ियत दी जाएगी, यानी कि एक ही टाइम पर अगर 2 जहाज़ हमारी बंदरगाह पर आते हैं और हमारी बंदरगाह पर जगह एक जहाज़ के उतारने की है, तो पहले उस जहाज़ को उतारा जाएगा जो पाकिस्तानी जहाज़ होगा, जिसको पाकिस्तान का झंडा लगा होगा। पहले क्या होता था कि चूँकि पाकिस्तानी जहाज़ होते ही नहीं थे, इसलिए तमाम जहाज़ों का एक जमघटा रहता था और वहाँ पर जो ऑफिसर ऊपर बैठकर फैसला करता था कि कौन सा जहाज़ पहले लंगरअंदाज होगा और कौन सा बाद में, वो बाकायदा लाखों करोड़ों रुपये रिश्वत लिया करता था। इसके बाद ये रिश्वत का एक बहुत बड़ा बाब बंद हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस शिपिंग इंडस्ट्री को, ब्लू इकॉनमी को, ओशन इकॉनमी को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी भी लॉन्च करती है, जो कि पहले सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए थी, लेकिन अब इन शिपिंग वालों के लिए की है। पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को 50% डिस्काउंट पर, यानी कि शरह सूद में 50% डिस्काउंट पर लोन मिला करेगा और लंबे पीरियड के लिए मिला करेगा। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसी के साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को नेशनल सिक्योरिटी की इंडस्ट्री करार दे दिया गया है। जी हाँ, नेशनल सिक्योरिटी की इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनके साथ आपका कौमी मफाद, कौमी सलामती मुंसलिक होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है, आपकी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री। क्यों? आपका मुस्तकबिल, आपकी सिक्योरिटी, आपका न्यूक्लियर, ये सब कुछ इनके साथ मुंसलिक होता है। इसी तरह जहाज़ रानी के अंदर भी जो है ये स्टैटिक इंडस्ट्री अनाउंस कर दी गई है। 2001 में क्या हुआ, जब 9/11 हुआ तो दुनिया की बेतहाशा जो शिपिंग कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और हुकूमत को ब्लैकमेल किया कि हम आपसे एडिशनल पैसे लेंगे, इंश्योरेंस के ज़्यादा पैसे लेंगे। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा उस वक्त कुछ भी नहीं था। लिहाजा अब के बाद इन कंपनीज़ की ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। क्यों? खुदा न खासा दुनिया में कोई जंग लगती है किसी मुल्क के दौरान, ईरान और अमेरिका की कोई जंग लग जाती है, खुदा न खास्ता चाइना इंडिया की लग जाती है, तो क्या होगा? दुनिया की जो शिपिंग लाइन्स हैं पाकिस्तान आने से इनकार कर देंगे, क्योंकि इस इलाके के अंदर जंग चल रही होगी। लेकिन अगर हमारे अपने जहाज़ होंगे तो उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरा सबसे अहम इस शिपिंग पॉलिसी का हिस्सा रखा गया है कि जो जहाज़ भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होगा वो रुपयों के अंदर पेमेंट लेगा, डॉलर्स में नहीं लेगा। क्यों? डॉलर्स हमारे पास ऑलरेडी कम है। ये पाकिस्तान सालाना 5 अरब डॉलर से ज़ायद किराया देता है अपना सामान दुनिया को भेजने और मंगवाने का। कैसे हम सेठ कौम है, 5 अरब डॉलर 850 अरब रुपये तकरीबन बनते हैं। ये हम सिर्फ किराया अदा करते हैं, अपना जहाज़ नहीं ले रहे हम लोग। अब हुकूमत इस तरफ फोकस कर रही है, ऑल्दो स्लो है लेकिन स्टडी है। इसमें एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि इसी माह अगस्त के अंदर हुकूमत ने जो कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स थी, जहां पर हमारे छोटे लेवल के जहाज़ बनते थे, उसकी एक्सपेंशन देने के लिए 7.25 अरब रुपये का बजट
रख दिया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। उससे होगा क्या, एक तो उस शिपयार्ड के अंदर निस्बतन दरमियाने दर्जे के जहाज़ खुद बनना शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान बनाया करेगा। उसके अलावा हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि उन जहाज़ों को समंदर में उतारा कैसे जाए। आप खुश्की पे जहाज़ बनाते हैं, उसको समंदर पे उतारने के लिए एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है, उसके जैक्स होते हैं। ये ₹2.25 अरब रुपये से उसकी पूरी रीवैम्प की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान दरमियाने दर्जे के जहाज़ खुद बनाकर खुद उनको दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। हमारे यहाँ शिपिंग की जो शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है वो भी बनना शुरू हो जाएगी। अगर देखा जाए तो हमारे इलाके में जितने भी ममालिक हैं वो हमसे इस मैदान में आगे हैं। मसलन अगर इंडिया पर नज़र डाली जाए तो इंडिया के पास इस वक्त 842 बहरी जहाज़ हैं। मैं सारे कमर्शियल बहरी जहाज़ों की बात कर रहा हूँ, ये मैं नेवी की बहरी जहाज़ों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बांग्लादेश पे अगर आप आते हैं तो वो भी हमसे आगे है। उसके बाद 347 बहरी जहाज़ हैं। और तो और श्रीलंका जैसा छोटा और गरीब मुल्क, उसके पास 40 बहरी जहाज़ हैं। लेकिन हम जो सेठ हैं, हमारे पास सिर्फ 11 बहरी जहाज़ हैं। ये भी 9 हुआ करते थे नून लीग की हुकूमत तक। 2 बहरी जहाज़ इस हुकूमत के आने के बाद इसमें ऐड हुए हैं। अब देखिए कि इथोपिया जैसा मुल्क जिसकी किसी समंदर के साथ साहिल नहीं मिलता, लैंड लॉक मुल्क है अफगानिस्तान की तरह, उस मुल्क के पास भी 11 ही बहरी जहाज़ हैं। क्यों? उसने ये पॉलिसी बनाई कि इथोपिया से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगी वो सिर्फ इथोपियन बहरी जहाज़ के थ्रू होगी, जिसकी वजह से वहाँ का ताजिर मजबूर हो गया। उसने अपने जो जहाज़ बाहर रजिस्टर करवाए हुए थे अपने मुल्क में रजिस्टर करवाए, अब उस मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के कम अज़ कम 12 से 15 बहरी जहाज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के हैं, लेकिन या तो वो दुबई में रजिस्टर्ड हैं या पनामा में रजिस्टर्ड हैं। अब उन बिजनेसमैनों को ये एक ऑप्शन मिल गई है कि 10 साल का टैक्स रिलीफ मिला है कि अपने बहरी जहाज़ वहाँ से उठाएं, उनको पाकिस्तान ला के रजिस्टर करें, काम जहाँ मर्जी करें, पाकिस्तान ला के रजिस्टर करेंगे तो पाकिस्तान से वो जब कार्गो उठाएंगे, पाकिस्तान कार्गो लाएंगे, उनको टैक्सी में बचत होगी। और हम चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जहाज़ का जो वज़न होता है, जो टनज होती है, उसके ऊपर भी एक टैक्स लगता है। अब जो नए जहाज़ पाकिस्तान में लाए जाएंगे उन पर 25% डिस्काउंट दे दिया गया है अगले 10 सालों के लिए। ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें होगा क्या, हमारी कई इंडस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ इंपोर्ट पे चल रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, इसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं और ये सारी इंपोर्ट हम बाहर के बरोने मुल्क शिपिंग लाइन्स के ज़रिए करते हैं। अब होगा क्या कि हुकूमत ने पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी ऑयल मिल्स हैं, घी मिल्स हैं, इनसे बात की है कि आप अपना जहाज़ यहाँ पर रजिस्टर करवाएं और ये कार्गो रोज़ाना आना है, इसको अपने जहाज़ में लेकर आएँ। अब 3 से 4 कंपनियाँ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर होने जा रही हैं इंशाल्लाह अगले 6 माह के अंदर। और ये पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी जिसको हम कहते हैं, ओशियन इकॉनमी कहते हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंजेक्शन साबित होगा, बहुत अच्छी डेवलपमेंट साबित होगी। पाकिस्तान में अगर शिप इंडस्ट्री, शिपिंग लाइन्स को डिस्कस किया जाए तो जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो वेस्ट पाकिस्तान में कोई जहाज़ रजिस्टर्ड नहीं था। तो कायदे आज़म ने रिक्वेस्ट की किसी बड़े बिजनेसमैन से, उन्होंने पहला जहाज़ पाकिस्तान का, वेस्ट पाकिस्तान का ख़रीदा, जिसको फ़ातिमा का नाम दिया गया, जो कि फ़ातिमा जना के नाम पर रखा गया था। और 1974 तक पाकिस्तान के पास 70 से ज़ायद बहरी जहाज़ अपने थे। लेकिन 1974 में जुल्फ़कार भुट्टो ने तबाही फेर दी। उन्होंने जब पाकिस्तान के अंदर नेशनलाइजेशन की तो अपनी जो हज़ारों एकड़ ज़मीन थी वो गरीबों में नहीं बांटी, लेकिन लोगों की चीज़ें कब्ज़ा करके लोगों में बांट दी। मज़ा तो तब था कि भुट्टो साहब अपनी हज़ारों एकड़ ज़मीन, जिसमें से 3 नहरें गुजरती हैं, वो गरीबों में बांटते और फिर कहते कि मैं नेशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ। वो ज़मीनें आज भी उन्हीं के नाम है, बल्कि उनका दामाद जरदारी साहब उससे एंजॉय कर रहा है। तो उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान में 25 शिपिंग कंपनीज़ थी जिनके पास 70 से ज़्यादा जहाज़ थे। वो सारे हुकूमत पाकिस्तान ने काबू कर लिए, उन पर कब्ज़ा कर लिया। फिर क्या हुआ, उसमें मर्ज़ी के लोग भर्ती किए गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन जहाज़ों को तबाह करना शुरू किया। मिसमैनेजमेंट हुई, जैसे आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल के साथ। और ये जहाज़ घटते 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 पिछली हुकूमत में सिर्फ 9 जहाज़ रह गए थे। अब पाकिस्तान में 11 जहाज़ हैं और उम्मीद की जा रही है अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तानी जहाज़ों की तादाद 11 से बढ़कर 20 हो जाएगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत इस पर भी काम कर रही है कि हमारा जो LNG इंपोर्ट है गैस की, वो भी अब पाकिस्तानी कंपनियां लेकर आएँ। पहले दुनिया भर की इंटरनेशनल कंपनियां ला रही हैं, पैसे ज़्यादा लेती हैं, इंश्योरेंस के पैसे ज़्यादा लेती हैं। अब पाकिस्तानी कंपनियां लाएंगी तो गैस की कीमत भी कम होगी, गैस की मिकदार भी पूरी होगी और पाकिस्तान को इन हाउस एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएंगी LNG गैस के अंदर भी। एक और अहम डेवलपमेंट मैं आपको आखिर में बताता जाऊँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कभी भी
ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी नहीं बनाएगी। यानी कि दुनिया भर में सिंगापुर ने पैसा किससे कमाया? सिंगापुर ने पैसा कमाया कि दुनिया भर के बड़े जहाज़ वहाँ आते हैं, वहाँ लंगरअंदाज होते हैं, वहाँ से सामान छोटे जहाज़ों में लोड किया जाता है। कोई अफ्रीका चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई सूडान चला जाता है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान को ट्रांसशिपमेंट के लिए तैयार कर लेते हैं तो पाकिस्तान से पूरा अफ्रीका, पूरा मिडल ईस्ट, हर जगह हम अपना सामान बआसानी छोटे जहाज़ों में भेज सकते हैं। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। और याद रहे, ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो खालिसतन इस हुकूमत का प्रोजेक्ट है। इससे पहले कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो नवाज शरीफ दौर में शुरू हुए, जो जरदारी दौर में शुरू हुए, उनका क्रेडिट किसी हद तक उनको जाता है। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी तमाम तर बुनत इस हुकूमत ने बनाई। पिछली हुकूमतों को शायद इस बारे में कभी उन्होंने जिक्र भी नहीं किया था। अगर आप में से किसी ने देखा हो कि नून लीग के दौर में कभी इस बारे में जिक्र हुआ ब्लू इकॉनमी का, ओशन इकॉनमी का, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस हुकूमत के अंदर तमाम कबाहतें मौजूद हैं। हम मानते हैं पेट्रोल है, डीज़ल है, चावल है, हमारा गंदम है, आटा है, चीनी, सब कुछ है। लेकिन चंद अच्छे काम भी हो रहे हैं। जहां हम उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी हम प्रमोट करते रहेंगे ताकि लोगों को पाकिस्तान का एक मस्बत पहलू नज़र आता रहे। और आखिर में आपको बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस शिपिंग इंडस्ट्री को, ब्लू इकॉनमी को, ओशन इकॉनमी को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करने के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी भी लॉन्च करती है, जो कि पहले सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए थी, लेकिन अब इन शिपिंग वालों के लिए की है। पाकिस्तान में शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को 50% डिस्काउंट पर, यानी कि शरह सूद में 50% डिस्काउंट पर लोन मिला करेगा और लंबे पीरियड के लिए मिला करेगा। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले ये लोन टेक्सटाइल वालों को मिलता था, बड़ी इंडस्ट्री वालों को मिलता था। इसमें क्या होगा, माहीगीरों को भी ये मिलेगा, आम फिशिंग करने वालों को भी ये 50% डिस्काउंट रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट, उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे ना सिर्फ हमारी फिशरीज़ बेहतर होंगी, बल्कि दुनिया भर में होता क्या है कि फ़िशिंग जो शिप होता है उसके अंदर ना सिर्फ मछली पकड़ी जाती है बल्कि वहीं प्रोसेस की जाती है और वहीं पर उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ मछली को पहले फ्रीज़ किया जाता है, उसके बाद शोर पे लाकर, जटी पे लाकर उसको बेचा जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग होती है। अब पाकिस्तान में भी ऐसी बोट्स आएंगी बड़ी बड़ी, जो ना सिर्फ मछली को समंदर में ही पकड़ेंगी, वहीं पर उनकी प्रोसेसिंग करेंगी, वहीं पर उनको पैक करेंगी और जटी पर लाकर ऑक्शन करके दुनिया भर में बेच दिया करेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरी एपिसोड। मुझे आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।